हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले 3 वीडियोज मनी पर हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। आज हम जो 3 वीडियोज अवेलेबल कराया उसका रिव्यू करेंगे। जो हमने पढ़ाया आपने क्या सीखा, जो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे शो करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसका आंसर आप बिना ऑप्शन देखे पहले अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि मैंने सही नॉलेज की परख करने के लिए पहले क्वेश्चन आपके सामने रखा है, फिर सेकंड स्लाइड पे आपको ऑप्शन दिखाऊंगा और ऑप्शन देखने के फिर बाद आपको आंसर मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि जो आपने आंसर वहां पे किया वह आंसर क्या वही है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आंस आप इंजॉय कीजिए। 10 क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाऊंगा और देखना है कि आप 10 क्वेश्चन में कितना सही कर लेते हैं। जहां पे भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मार्क कर लीजिए। इससे ये परख होगी आपने कितना ध्यान से प्रीवियस वीडियोस को देखा है। यदि पुराना वीडियो आपने देखा होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसके आंसर दे लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे देंगे। तो मैं आप लोग को दिखाता हूं अपना क्वेश्चन आर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस इन बार्टर सिस्टम। खूब ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। व्हाट हैपेंस इन बार्टर सिस्टम। आपको पहले बार्टर सिस्टम के वीडियो को आपने देखा होगा, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। व्हाट हैपेंस इन बार्टर सिस्टम, इसका आंसर आप बना लीजिए, लिखिए अपने कॉपी में। आई होप आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। अब मैं आपको प्रेजेंट करता हूं इसका ऑप्शन। ऑप्शन है ए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी, exchange of goods with goods, exchange of goods with services, and D option is both B and C. अब आपने जो आंसर लिखा है कंपेयर कीजिए कि आपने जो आंसर लिखा है और जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से क्या होगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी, ऑप्शन ए। क्या हमने यहां पे आपको बताया इसके बारे में? नहीं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स बताया है, आप कहेंगे हाँ। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद सर्विसेज बताया है, आप कहेंगे सर सर्विसेज आपने नहीं बताया। मैंने आपको बताया था सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी में क्या आता है? गुड्स आता है, सर्विसेज आता है। अब ध्यान से देखिए,
तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड सी। अब आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद से फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूं। तो आंसर क्या होगा? आप यहां देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी, ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो मनी की बात बाद में करेंगे, बार्टर सिस्टम की हो रही है, तो बार्टर सिस्टम मनी का मतलब नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स हाँ होता है, यानी ये आंसर सही है। बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद सर्विसेज, हाँ ये भी आंसर सही है। तो जब दो आंसर आपको मिल गया, तो यहां लिखा बोथ बी एंड सी, तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो डी होना चाहिए। तो डी की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे ये आंसर सही है या नहीं। हम लोगों ने यहां पे चूज किया है क्या? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या छिपा हुआ है, इसका आंसर आपको देना है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ बी एंड सी। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू सर्विसेज। इट मींस करेक्ट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम? अब आपको ध्यान से देखना है क्या पूछा गया। व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का मेजर ड्रॉबैक क्या था, यानी क्या उसकी समस्याएं थी, क्या उसके प्रॉब्लम्स थे? अब आप आंसर अपने आप से दो। पहला आंसर क्या होगा कि जिस चीज की जरूरत हमें हो वह आपके पास हो, और जो जरूरत आपको वह मेरे पास हो। दोनों लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करने की क्षमता दोनों लोग रखते हो, यानी कि वह था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और क्या था? कोई कॉमन मेजरेबिलिटी उस समय नहीं थी, यानी यह भी एक प्रॉब्लम हुई। इसके साथ साथ इनडिविजिबिलिटी नहीं था कि आप उसको डिवाइड कर सको, ये भी समस्या थी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि बार्टर सिस्टम की क्या समस्या थी, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या थी 3, क्या? पहला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इनडिविजिबिलिटी, एंड उसका कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं था। तो हम लोग बात करते हैं अब सही ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। इनडिविजिबिलिटी होता है, यस, इसकी समस्या है। इनडिविजिबिलिटी यह एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स सबसे बड़ी समस्या थी। प्रॉब्लम ऑफ कॉमन डिनोमिनेशन, कितना हम गुड्स पाने के लिए क्या चीज कितना देंगे, ये कोई कॉमन डिनोमिनेशन इसका नहीं था, यानी कि ये भी है। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज भी था, लेकिन जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन में देखें इनडिविजिबिलिटी ये प्रॉब्लम था,
डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ कॉमन डिनोमिनेशन ये भी समस्या थी, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से तो क्या होगा, डी ऑप्शन होना चाहिए। तो हम लोग डी ऑप्शन को चूज करते हैं और देखते हैं कि जो आंसर है वह किधर जा रहा। आंसर के साथ हम लोग अपने आंसर को मैच करते हैं, हम लोग का जो आंसर है वह कितना सही है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल द अबव, यानी कि जो हम लोगों ने आंसर दिया है वो आंसर सही है। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वैल्यू ऑफ मनी इज मेजर्ड। मनी के वैल्यू को हम कैसे मेजर करते हैं, हाउ वैल्यू ऑफ मनी इज मेजर्ड। तो आप आंसर खुद दीजिए। वैल्यू ऑफ मनी, मेजर ऑफ वैल्यू, वो आप किससे मेजर कर रहे थे, मनी से। कैसे, तो जो गुड्स है उसकी प्राइसेस क्या है, तो उसके प्राइसेस जब आप उसको मेजर करते हैं तो गुड्स के वैल्यू सामने आता है। ऑप्शन क्या है देखते हैं। थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका कोई भी मतलब नहीं है, रॉन्ग। ट्रू सेटिस्फैक्शन, गुड से सेटिस्फैक्शन तो होता है लेकिन सेटिस्फैक्शन से कैसे उसको हम, बिल्कुल नहीं। थ्रू प्राइसेस, हमने आपको समझाया था कि हर एक गुड्स के अंदर वैल्यू होता है, उस वैल्यू को पाने के लिए जो हम मनी पे करते हैं वह कहलाता है प्राइस, और प्राइस को हम लोग मनी के टर्म में डिनोट करते हैं। तो मैं चलूंगा ऑप्शन सी के साथ। अब आप ये देखिए आपने ऑप्शन क्या चूज किया था, दोनों लोग हम लोग कंपेयर करें कि जो ऑप्शन आपने दिया, जो ऑप्शन हमने चूज किया, कौन सा सही है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, थ्रू प्राइसेज। थ्रू प्राइसेज, करेक्ट आंसर इज थ्रू प्राइसेज। कोई दिक्कत यहां तक, यदि आपको कोई डाउट हो यहां तक, भाई प्राइसेस का मतलब क्या है कि किसी गुड्स को पाने के लिए उसके वैल्यू को हम मनी से मेजर करते हैं, मनी के टर्म में करते हैं, तो जो उस गुड्स को पाने के लिए, उसके वैल्यू को पाने के लिए हम मनी पे करते हैं उसे कहते हैं प्राइसेस। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉड मनी। प्रीवियस क्लास में हमने आपको ये बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंपोनेंट, ध्यान देना बेटा, क्या है यहाँ पे, एडिशनल कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉड मनी, यानी इस ब्रॉड मनी के लिए कौन सा एडिशनल कंपोनेंट चाहिए। इसका मतलब कि इसके पहले क्या है, नैरो मनी है। क्या है बेटा, नैरो मनी। और नैरो मनी किसको कहते हैं, M1 को कहते हैं। किसको कहते हैं, M1 को। यानी M1 इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था C प्लस DD प्लस OD। अब आपको चाहिए क्या, M3। तो याद होगा M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपोजिट, टाइम डिपोजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, और M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपोजिट विद कॉमर्शियल बैंक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि इसमें हमें टाइम डिपॉजिट ऐड करना है। क्या हमें जरूरत है, टाइम डिपॉजिट की। अब देखा जाए कि ऑप्शन का पिटारा खुलता है इसमें क्या है, तो जैसा ऑप्शन का
पिटारा होगा उसके हिसाब से हम लोग मैच करते हैं अपने आंसर को। आई होप आप लोगों ने इसको चूज कर लिया होगा। ऑप्शन इज करेंसी। करेंसी में क्या आता है? पेपर नोट एंड क्वाइंस दोनों आता है। नियर मनी M1 है। बैंक डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट आता है, ये भी नहीं होगा। हमें चाहिए M3। M3 में क्या होगा? टाइम डिपॉजिट्स। क्या होगा? टाइम डिपॉजिट। यानी कि करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से होगा टाइम डिपॉजिट। करेंसी तो होगा नहीं, कंफर्म है। नियर मनी नहीं होगा। बैंक डिपॉजिट नहीं होगा। होगा क्या? टाइम डिपॉजिट। आई विल गो विद ऑप्शन डी। अब आप देखिए आप किस ऑप्शन के साथ आप जा रहे थे, दोनों हम लोग मैच करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज टाइम डिपॉजिट। कोई डाउट यहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्लास में ही आप लोग को समझाया था कि टाइम डिपॉजिट M1 और M3 के बीच के डिफरेंस को बताता है। यानी M1 से आपको M3 में आना हो तो आपको टाइम डिपॉजिट की जरूरत होगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट डे आप लोग को बताया था ये कि मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वह है जो मनी का काम करती है। हु गेव दिस स्टेटमेंट? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वह है जो मनी का काम करती है। इस स्टेटमेंट को किसने दिया? तो मैंने आपको समझाया था F.A. वाकर और हार्टले विदर्स, दो नाम आता है। लेकिन जो ऑप्शन में यदि दोनों नाम हो F.A. वाकर एंड हार्टले विदर्स, F.A. वाकर को आप चूज करेंगे। यदि F.A. वाकर का नाम नहीं है तब हार्टले विदर्स में जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। मैंने आपको बताया था कि जैसा देश वैसा भेष। यदि ऑप्शन में F.A. वाकर का नाम नहीं है तो हार्टले विदर्स को चूज करेंगे, और F.A. वाकर का नाम और हार्टले विदर्स दोनों है तो F.A. वाकर की तरफ जाएंगे। यदि F.A. वाकर का नाम नहीं है तब हम लोग हार्टले विदर्स के साथ रहेंगे, क्योंकि हार्टले विदर्स ने बाद में ये स्टेटमेंट यूज किया था। सबसे पहले स्टेटमेंट को यूज करने वाले F.A. वाकर थे। सो आई विल गो विद F.A. वाकर। एनी प्रॉब्लम? नो। F.A. वाकर, एडम स्मिथ, हार्टले विदर्स एंड J.M. केन्स। आप किसके साथ जाएंगे बेटा? F.A. वाकर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो नाम दिया हो आप F.A. वाकर के साथ जाएंगे। यदि दोनों में से हार्टले विदर्स का नाम न हो तभी F.A. वाकर के साथ जाएंगे। F.A. वाकर का नाम न हो और उसमें हार्टले विदर्स का होगा, देन यू विल गो विद हार्टले विदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, F.A. वाकर करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट पेयर। आपको इसमें सही पेयर पहचानना है कि ABCD में कौन सा सही है। यहां पे एक कॉलम में ऑप्शन है, सेकंड कॉलम में उसका नाम दिया है कॉलम X एंड नेक्स्ट वाले में कॉलम Y। A, मनी सप्लाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें एक एरर है। चूज द इनकरेक्ट पेयर होना चाहिए। चूज द इनकरेक्ट पेयर, इसको आप बना लें। इनकरेक्ट पेयर, मनी सप्लाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। M1 देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे ये ऑप्शन चूज द करेक्ट पेयर बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट पेयर ही इसमें है, क्योंकि मनी सप्लाई
टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात कर रहा है, गवर्नमेंट के पास नहीं, ये गलत है, गवर्नमेंट नहीं होना है। M1 पेपर नोट्स एंड क्वाइंस हेल्ड विद पब्लिक होता है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक होता है, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI ये भी होता है। तो पूछा यहाँ पे बेटा क्या, करेक्ट पेयर, करेक्ट पूछा हुआ है, तो क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। फिर आगे चलते देखते क्या है। बार्टर एक्सचेंज, बार्टर का मतलब ही होता है कमोडिटी टू कमोडिटी, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, यहाँ पर मनी नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स लिखा होता तो सही होता, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर, डिमांड डिपॉजिट में लीगल टेंडर मनी नहीं भी होगा, जैसे चेक है वो भी इसमें आ जाता है, तो वह लीगल में नहीं है। क्लियर, यानी इसको हटा दीजिए। इसमें सही क्या मिला, M1, यानी कि M1 इज इक्वल टू पेपर नोट्स एंड क्वाइंस हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। हम लोग चलते हैं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको सीधे सीधे आपको आंसर मालूम होगा, करेक्ट आंसर क्या है। आप लोग उसको लिखते रहिए, आप लोग खुद उसको एनालिसिस करिए कि जो हम आंसर दे रहे हैं अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें हम कितना आंसर कर पा रहे हैं। केवल ऑप्शन नहीं देखा जाता बेटा, ऑप्शन देख रहे हो तो उसका सही क्या होगा ये भी देखना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, आप सीधे आंसर देख लो हाँ डी है, नो, आप पहले अपने आंसर दो, इसमें गलत है तो क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन जब करोगे खुद से तो वह कभी आपको भूलेगा नहीं, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा, कभी भूलने वाली बात सामने आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते देखते कि उसमें क्या आता है आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज बी, M1 is equal to paper notes and coins held with public plus demand deposits of commercial banks plus other deposits with RBI। क्लियर, यानी कि हम लोगों का ये आंसर सही था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 7 हाई पावर मनी, हाई पावर मनी कंसिस्ट ऑफ, क्या था हाई पावर मनी में, इसमें ऑप्शन हम लोग देखना होगा, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ये तो एक पार्ट, बट सेकंड क्या कहता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। कल मैंने आप लोग को बताया था ये ऑप्शन, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक नहीं, करेंसी कैश रिजर्व्स विद बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा, तो मेरे हिसाब से सही आंसर होगा बी, यानी कि आप मुझे कहेंगे सर बताइए इसमें आप किसके साथ जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि मैं ऑप्शन बी की तरफ जाऊंगा। अब आप लोग देखिए आप लोग किस ऑप्शन की तरफ हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में कल मैंने आप लोग को बताया था, वीडियो के लास्ट में ये टॉपिक था हाई पावर्ड मनी, ऑल्सो नोन एज बेस मनी और मॉनेटरी बेस भी इसको कहते हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स, इसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी, यानी कि मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा बी। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिखता है। बी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। क्लियर, मुझे विश्वास है आप लोग इस क्वेश्चन सीरीज के साथ बहुत एंजॉय करके सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैंक मनी इज डेट मनी विच, बैंक मनी इज डेट मनी विच, बैंक मनी क्या है, बैंक मनी इज डेट मनी विच इज, इसके ऑप्शन पे चलें देखते हैं। बैंक मनी के बारे में भी मैंने आप लोग को जिक्र किया था कि प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो नोट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट कर दिया गया वह मनी है ही,
जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में होगा बेटा, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ये करेक्ट आंसर होगा बेटा, करेक्ट आंसर है ये। प्रिंटेड बाय द आरबीआई, ये तो होता ही है, ये और ये तो दोनों मनी है, ये दोनों मनी है बेटा। लेकिन हम बात करें किसकी, बैंक मनी की बात कर रहे हैं। ये लगेगा कि इसका ऑल द अबव होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये मनी है। प्रिंटेड बाय द आरबीआई, ये मनी है। बट हम लोग बात कर रहे बैंक मनी की बात कर रहे हैं। तो बैंक मनी क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, इस फॉर्म में जो मनी को जनरेट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बैंक मनी। क्या कहते हैं उसको, बैंक मनी। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर इसका आंसर मेरे हिसाब से ये है, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट रहा और आपने नहीं पूछा तो समझना कि आप एक कदम पीछे हो गए। यदि आगे बढ़ना है तो अपने डाउट को क्लियर करते रहिए, क्लियर करते रहिए जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा, क्या क्वेश्चन आया। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, इसमें हमें सीक्वेंस मिलाना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम Y by the matching them with the respective items in column X, यानी X और Y को मिलाना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। ऑप्शन कॉलम X में दिया हुआ बेटा नोट्स एंड क्वाइंस। अब जो आपको पहले आ रहा है उसको मैच कर लो बेटा, इसका तरीका समझो। जब इस तरीके क्वेश्चन दिया तो जो आ रहा है उसको पहले मैच कर लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेन सप्लायर है बेटा मनी का, ये मेन सप्लायर है। इसको जो है हम मैच कराते हैं। आरबीआई का प्रिंसिपल ये हो गया बेटा। फिड्यूसरी मनी किसको कहते हैं, जहां पे ट्रस्ट और ट्रस्ट के आधार पर पेयर और पेई के बीच सेटलमेंट होता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट पेयर एंड पेई, अगला उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बदले उसको गुड्स देता है, उसको हम लोग कहते हैं फिड्यूसरी मनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फिड्यूसरी मनी कहते हैं। कोई दिक्कत। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, अपने देश की सरकार, भाई ये तो सीधा सीधा है कि वो भी सप्लाई करता है। 1 रुपये का नोट तो उसी के द्वारा जारी किया जाता है। नोट्स एंड क्वाइंस, नोट्स एंड क्वाइंस ये लीगल टेंडर है, क्योंकि सरकार इसको ऑर्डर करती है, अथॉरिटी है। और सप्लाई ऑफ मनी क्या है, वह एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसका आंसर लिख लें। नोट्स एंड क्वाइंस, यानी ए का सही आंसर क्या होगा बेटा, ए का सही आंसर होगा, ए का, ए के सामने क्या, 1। बी का सही आंसर क्या होगा बेटा, बी यानी कि बी का एरो गया है 5 के पास, ये हो गया ऑप्शन नंबर 5। फिड्यूसरी मनी सी, सी का ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, सी, ये एरो गया है 2 के साथ, 2 हो गया। डी का 4 के साथ जा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले से उसने अपना जगह बना लिया है आमने सामने, यानी ए और डी ये दोनों आमने सामने है। बहुत समझदार हैं सब, यानी जो खेल है 2 तो यहीं पे क्लियर हो गया। और आगे चलते हैं हम लोग। ई के साथ क्या है, ई का एरो गया 3 के साथ, आप यहाँ पे ई का ऑप्शन देंगे 3।
क्लियर? यानी ए का 1, बी का 5, सी का 2, डी का 4 एंड ई का 3। 1 5 1 5 2 4 3 ऐसे कर लेते हैं। 1 5 2 4 3 यानी कि 152 43 152 43 ऐसे याद रखिए। चलते हैं हम लोग करेक्ट ऑप्शन की तरफ। करेक्ट ऑप्शन कहां पे जाता है आप लोग भी मैच कर लीजिए। मैच कर लिया? चलिए ठीक है, हम चलते हैं सही ऑप्शन क्या है उसके तरफ। सही ऑप्शन बेटा क्या था? 1 5 ए का 1। ए का 1 कहां पे है? चलो ये सबसे अच्छा तो हो गया कि ए और बी नहीं होगा, क्योंकि ए का 1 सही होगा। यहां पे देखो 1 है, यानी कि जो मुकाबला है वो ऑप्शन सी और डी के साथ है। बहुत अच्छी बात, ए का 1। अब बी पे चलते हैं। बी का 5 होगा। ए का यहाँ पे 1 है, ए का 1 है और बी का 5 होगा और 1 कहीं है नहीं, यानी ये गलत हो गया। इसमें बी में 4 दिया है तो हमें डी से कोई मतलब है ही नहीं। इट मींस करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। बहुत अच्छा। यानी हम लोगों ने जो आंसर मार्क किया था, ए का 1, बी का 5, सी का 2, डी का 4 एंड ई का 3, यानी कि ये सब यहाँ पे मैच है। यानी ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरीके से। आप तैयार रहिए, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं, आप इंजॉय कीजिए। आप लोग को एक पीडीएफ फॉर्म में भी 60 क्वेश्चन का क्वेश्चनरी तैयार मैं कर रहा हूं, आप लोग को मैं दूंगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन हो गए? करेक्ट आंसर ए का 1, बी का 5, सी का 2, डी का 4 एंड ई का 3, यानी करेक्ट आंसर हम लोग का मिल गया। हम लोग सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा। इस तरह के क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे और यही आपको स्कोर कराएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसर्शन को ए से डिनोट किया गया है, रीजन को आर से। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यानी क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहां से। एसर्शन ए यानी कथन क्या कहता है? करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द सप्लाई ऑफ मनी। जो करेंसी पेपर नोट क्वाइंस गवर्नमेंट के पास है और बैंक के पास है, उसको हम लोग सप्लाई ऑफ मनी में शामिल नहीं करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी में जो पैसा इंडिविजुअल्स के पास है, जो पैसा बिजनेस फंड के पास है, वह सप्लाई ऑफ मनी में आता है। यानी करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, याद होगा मैंने M1 बताया था वहां पे। M1 इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया था करेंसी हेल्ड विद पब्लिक का मतलब क्या होता है। तो करेंसी हेल्ड विद पब्लिक का मतलब होता है जो करेंसी इंडिविजुअल्स के पास है, जो करेंसी बिजनेस फर्म के पास है, वह सप्लाई ऑफ मनी में होगा। जो बैंक के पास है, जो गवर्नमेंट के पास है, उसको हम लोग सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कि जो एसर्शन है ये क्या है? गलत है। नहीं गलत नहीं, सही तो है। बैंक नॉट इंक्लूड लिखा है, ये सही ऑप्शन हमारा क्या है? ये ऑप्शन जो है बेटा यहाँ पे ये सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है।
इसमें ये आंसर हम लोग का सही है। रीजन क्या कहता है? करेंसी इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी, ध्यान देना बेटा, करेंसी वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि इसमें पेपर नोट भी आता है और इसमें क्वाइंस भी होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी करेंसी करती है? ₹1 पेपर नोट एंड ₹1 पेपर नोट एंड ऑल क्वाइंस। जितने भी वैल्यू के क्वाइंस होते हैं वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नोट इशू करती है करेंसी, यानी कि पेपर नोट ₹2 से लेकर के और 2000 रुपए तक का पेपर नोट आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। यानी ऑप्शन ए सही है और ये रीजन जो है ये भी सही है। ऑप्शन मतलब यहां मैं असर्शन की बात कर रहा हूं। जो कथन दिया हुआ है ये सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या जो असर्शन है इस असर्शन को ये रीजन जस्टिफाई करता है? इससे इसका कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अलग स्टेटमेंट है जो कि सही है। एंड करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द सप्लाई ऑफ मनी, ये भी सही है, अलग स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से, असर्शन से रीजन का कोई मतलब नहीं है। यानी कि असर्शन और रीजन ये दोनों सही है, बट रीजन आर असर्शन ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ठीक है, तो जब सही एक्सप्लेन नहीं करता है तो क्या होगा? ये कौन सा ऑप्शन पे हम चलते हैं, नोट कर लो। असर्शन ए, रीजन आर, बोथ आर करेक्ट, बट रीजन आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। चलते हम लोग ऑप्शन की तरफ। करेक्ट ऑप्शन यहां क्या कहता है? बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बिल्कुल सही है। एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि उसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो गलत है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है। एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि ये बी ऑप्शन सही है। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, नहीं, असर्शन ए सही है और रीजन भी सही है, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा। असर्शन ए इज फॉल्स, गलत। असर्शन ए ट्रू है, यहाँ लिखा फॉल्स, बट रीजन आर इज ट्रू। आर तो सही है लेकिन यहाँ लिख रहा है असर्शन ए, यानी कि डी ऑप्शन भी नहीं है। यानी कि हम लोग के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी का मतलब बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन क्या है बेटा? करेक्ट ऑप्शन इज बी, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर? ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का एक रिव्यू था। अब हम लोग अपने आप को चेक करें कि जो हम लोग ने 3 वीडियोस देखा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम 10 में से कितने क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे पाए, और जिस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाए उसमें क्या कमी रह गई थी। हमने प्रीवियस वीडियो को सही तरीके से नहीं देखा, देखा तो लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान तो दिया लेकिन उसका नोट्स नहीं बनाया। क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा
जो आपके आंख के सामने से ना गया हो, आपके आंख के सामने से गुजरेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस क्वेश्चन को जब आपके आंखों के सामने से जा रहा हो तो कितना माइन्यूटली आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बेसिक पॉइंट्स को आप समझ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। जितने अच्छे तरीके समझेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड मैक्सिमम आपको लेना है, तब आप समझिएगा आपका प्रिपरेशन सही है। यहां पर 10 क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने ज्यादा समय लिया है, 1 मिनट से भी ज्यादा। लेकिन आपका प्रिपरेशन सही तब होगा जब एक क्वेश्चन एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड के स्पीड पर आ जाओगे। डोंट माइंड, आपका समय जो है 90 मिनट का होगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इस तरीके से प्रिपरेशन करके जाना बेटा आप लोगों को। 40 क्वेश्चन को, चाहे वो न्यूमेरिकल क्यों ना हो, आगे न्यूमेरिकल भी मिलेगा, बैंकिंग में न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा, लेकिन इस टेक्निक के साथ पढ़ना है कि आपको 30 सेकंड में आंसर देना है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 40 सेकंड लग जाए, 1 मिनट लग जाए, तो कहां से उसको एडजस्ट करोगे? जो आप सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, वहां से होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो बैंकिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें। आपके जो फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, जिनका संबंध इकोनॉमिक्स से हो, वह क्लास 12 का एग्जाम देने की बात सोच रहे हो, आप उनको सजेस्ट करें। इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें और डेली आप लोग को एक एक वीडियो मिलता रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और डिटेल, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं बहुत आराम से आप लोग के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं, समय निकाल करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं कि जो दूर दराज से के लोग हैं, किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आपकी वो समस्या न रह जाए, इसलिए मैं आप लोग के साथ हमेशा हूं। आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप सर्च करें, ऐड हो जाए। जब आप 50 की संख्या में वहां पे आ जाओगे तो आप लोग को 5 क्वेश्चन डेली आप लोग वहां पे भी मिलता रहेगा। तुरंत उसके आंसर आपको मिलेंगे, तुरंत आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। बहुत ध्यान से प्रीवियस वीडियोस को देखिए। आई होप जिन लोगों ने आज पहला वीडियो देखा होगा, क्वेश्चन सीधे मिला होगा, उनको दिक्कत हुई होगी, तो हमारे जो प्रीवियस वीडियोज हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वहां से अवेलेबल होगा। प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी से रिलेटेड जो 3 वीडियोज हैं एक साथ मिलेगा प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट वीडियो हमारा बैंकिंग पे होगा, तो अगले बार जब हम आपके साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए जोश के साथ, जिसका टॉपिक होगा बैंकिंग। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ध्यान से एक एक वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई दिक्कत आती है आप हमसे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तब तक मैं आप लोग से विदा चाहता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।